हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज स्टार्ट करी थी। उसमें से हमने कुछ सर्विसेज डिस्कस कर ली थी और कुछ रह गई थी। तो जो रह गई है उनको आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके ओके सर, तो चलिए। अगली सर्विस है हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। मेल और कुरियर में डिफरेंस पता है। जो हमारा कुरियर सर्विसेज होती है वो थोड़ी फास्ट होती है। वो जो पार्सल है, लेटर है, उनको थोड़ा स्पीडली पहुंचा देती है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर के केस में, इन सर्विसेज के केस में हम देखेंगे जो रिसिपिएंट है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और अगर अनरजिस्टर्ड है, मतलब उसके बाद जीएसटी नंबर नहीं है, जो रिसिपिएंट है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर नहीं है उस केस में। तो जहाँ पे वो हैंड ओवर कर रहा है कुरियर सर्विसेज के लिए या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, वो लोकेशन हमारी क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ हैंड ओवर क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर सर्विसेज के केस में हम चेक करेंगे कि जो रिसिपिएंट है, ठीक है, जो रिसिपिएंट है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो उसका जो लोकेशन होगा वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, जो सामान भिजवा रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, जो सर्विसेज ले रहा है, जीटीए की या कुरियर सर्विसेज जो ले रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में वो जहाँ पे हैंड ओवर कर रहा है गुड्स को फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स और कुरियर के लिए, तो उस केस में जहाँ पे वो हैंड ओवर कर रहा है, जहाँ पे वो सामान दे रहा है कि आप इसको कुरियर कर दीजिए या ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, वो लोकेशन हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर ईटीसी प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। रिसिपेंट कैसा है, रजिस्टर्ड पर्सन है, इज द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। मतलब रिसिपिएंट का लोकेशन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। However, where such services are provided to unregistered person, the place of supply is the location at which such goods are handed over for their transportation. मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है दिल्ली का, अनरजिस्टर्ड है, तो वो कुरियर करने के लिए दिल्ली में ही एक कुरियर एजेंसी के पास गया, उसको दे दिया, ठीक है, कि आप इसको यूपी भेज दो या हरियाणा भेज दो। तो उसने हैंड ओवर कहाँ पे किया गुड्स, सर दिल्ली में किया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, दिल्ली बन जाएगा। ओके ओके सर। हाउएवर हाउएवर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि गुड्स इंडिया से बाहर ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, इंडिया से बाहर ट्रांसपोर्ट करने होते हो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में आउटसाइड इंडिया ही रहेगा। जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन के केस में देखा था कि अगर बाहर होता था तो हम रिसिपेंट का लोकेशन पकड़ लेते थे, लेकिन इस केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में अगर जो लोकेशन निकल के आ रही है इंडिया से बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया से बाहर ही रहेगी। ओके ओके सर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जी सर। एग्जाम्पल 26, सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी in India, in New Delhi. It sent its courier to Pune through Blue Air Courier Services. The recipient, अब इसमें क्या हुआ है 26 में, सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सर्विसेज ले रहा है किससे, ब्लू एयर कुरियर सर्विसेज से, ठीक है, इससे कुरियर सर्विसेज ले रहा है, ये रजिस्टर्ड है। हाँ सर रजिस्टर्ड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है, सर न्यू दिल्ली में।
ठीक है, न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो इसने बोला, इसके पास गया कुरियर एजेंसी के पास, बोला कि ये जो मेरा कुरियर है उसको पुणे भेजना है, पुणे भेजना है। तो इन्होंने कहा ठीक है भेज देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये रजिस्टर्ड है, हाँ सर रजिस्टर्ड है। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, न्यू दिल्ली बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल। दूसरा मान लीजिए ये नोएडा में होता, ठीक है, नोएडा में होता मान लीजिए, और ये अनरजिस्टर्ड होता, रजिस्टर्ड ना होकर अनरजिस्टर्ड होता। तो उस केस में अनरजिस्टर्ड होता तो हैंड ओवर कहाँ करेगा गुड्स, इसके यहाँ पे जाके, इसके एजेंसी के पास जाके हैंड ओवर करेगा, हाँ सर। तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, नोएडा निकल के आएगा, जहाँ पे ये अनरजिस्टर्ड है। ओके, ओके सर। एग्जाम्पल 27, मिस्टर बिंदिसार, अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ न्यू दिल्ली, सेंड अ कुरियर टू हिज ब्रदर इन अमृतसर पंजाब। ठीक है, बिंदिसार है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है न्यू दिल्ली के, उन्होंने क्या किया, एक कुरियर भेजा अपने ब्रदर को अमृतसर पंजाब में। द recipient being a registered person, the place of supply is the location where goods are handed over for their transportation. तो उन्होंने हैंड ओवर कहाँ किया होगा, दिल्ली में है तो दिल्ली में ही कहीं हैंड ओवर करेंगे, हाँ सर, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। मान लीजिए अगर वो सामान नोएडा में जाके हैंड ओवर करते हैं, नोएडा की किसी कुरियर सर्विसेज के थ्रू भेजते हैं, तो उस केस में क्या निकल के आता प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा, सर नोएडा निकल के आता, जहाँ पे हम गुड्स को या कुरियर करने के लिए दे रहे हैं, उस लोकेशन हमारी क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जहाँ पे रिसिपेंट हमारा अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर नहीं है जिसके पास। ओके, ओके सर। एग्जाम्पल 28, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बेस्ड इन कानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इज हायर्ड बाई हैजल इंटरप्राइजेज, रजिस्टर्ड सप्लायर इन कानपुर, ओके, to transport its consignment of good to buyer in न्यू दिल्ली। इसमें बताया है जो पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, कौन है, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, कानपुर की है ये, ठीक है, ठीक है सर। इसको हायर किसने किया है, हैजल, हैजल इंटरप्राइज ने, जो कि रजिस्टर्ड है कहाँ पे, कानपुर में, कानपुर में रजिस्टर्ड है। तो इसने इसकी सर्विसेज ली और बोला, जीटीए है इसकी सर्विस ली और बोला कि देखिए मेरा सामान जाएगा, सामान जाएगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली सामान जाएगा। तो पाइन लैब्स बोलता है ठीक है पहुंचा देंगे हम लोग। तो इस केस में जहाँ पे हेजल इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस केस में हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा वो कानपुर निकल के आएगा। ओके, जो रजिस्टर्ड प्लेस है हेजल इंटरप्राइजेज का वो निकल के आएगा, ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, ठीक है जी सर। इन केस ये अनरजिस्टर्ड होता है, उस केस में जहाँ पे भी ये सामान हैंड ओवर करता है, चाहे इसके प्लेस पे या यहाँ पे, जहाँ पे भी हैंड ओवर करेगा उस केस में वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 29, सुखविंदर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जीटीए बेस्ड इन नोएडा, जीटीए कहाँ पे, नोएडा में उत्तर प्रदेश, इज हायर्ड बाई छाया ट्रेड लिंक्स, रजिस्टर्ड सप्लायर इन न्यू दिल्ली। किसने हायर किया है, छाया ट्रेड लिंक्स ने, जो कि दिल्ली में है रजिस्टर्ड, टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू अ बायर इन कानपुर, कानपुर में भेजने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो रिसिपिएंट है जो सर्विस ले रहा है वो क्या है, रजिस्टर्ड है। तो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, न्यू दिल्ली में, तो हमारा लोकेशन क्या निकल के आएगा, न्यू दिल्ली निकल के आएगा। ओके, ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 30, मिस्टर श्रीकांत, द मैनेजर इन अ बैंक, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश। मिस्टर श्रीकांत जो कि बैंक में मैनेजर थे, उनका ट्रांसफर बरेली से भोपाल हो गया, मध्य प्रदेश। श्रीकांत फैमिली इज स्टेशन इन कानपुर उत्तर प्रदेश, और जो उनकी फैमिली थी वो कानपुर में रह गई। ही हायर्स गोयल कैरियर ऑफ लखनऊ
उन्होंने गोयल कैरियर ऑफ लखनऊ को हायर किया, रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, टू ट्रांसपोर्ट हिज हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम कानपुर टू भोपाल, ताकि कानपुर से जो हाउस होल्ड गुड्स है वो भोपाल जा सके। तो अब यहाँ पे आता है कि जो श्रीकांत है वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है? सर अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो गुड्स है कहाँ पे हैंड ओवर किया, ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कहाँ पे हैंड ओवर किया? सर कानपुर से जा रहा है गुड्स, तो कानपुर हमारा क्या निकल के आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। ओके ओके सर। और इन केस हमारा जो लोकेशन आउटसाइड इंडिया निकल के आता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया ही रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। अगली सर्विस है हमारी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सेक्शन 12 सबसेक्शन 9। इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इसमें बोला गया है कि अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, तो जो रिसिपिएंट का लोकेशन होगा वही हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और जहाँ पे रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, जहाँ पे रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उस केस में जहाँ पे वो पैसेंजर पैसेंजर जहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, इन पास मतलब स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, वो दिल्ली से मुंबई जाते हैं, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाते हैं, तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट करें? दिल्ली से, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आ जाएगा? दिल्ली निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए मिस्टर ए टिकट कराते हैं दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से दिल्ली, इस केस में क्या निकलेगा? तो जो जर्नी है जाने की और आने की, दोनों सेपरेट जर्नी है, दोनों सेपरेट जर्नी है, ये अलग जर्नी है, ये अलग जर्नी है। इसका अलग प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे इस जर्नी का, और इस जर्नी का हम प्लेस ऑफ सप्लाई अलग निकालेंगे। मान लीजिए इसी केस में वो मुंबई से दिल्ली आएंगे फिर, ठीक है, मुंबई से दिल्ली आएंगे और दोनों का टिकट एक साथ कराया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो दोनों को हम सेपरेट जर्नी मान के चलेंगे। तो यहाँ पे दूसरे केस में जब वो मुंबई से दिल्ली आ रहे होंगे तो मुंबई हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा रिटर्न जर्नी के लिए। ओके जी सर। तो जहाँ पे पर्सन रजिस्टर्ड है, जो रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ से वो जर्नी स्टार्ट करेगा अपनी। ओके ओके सर। Issue of right to passage for future use and the point of wording is not known at the time of issue of right to passage। मान लीजिए कोई राइट दे रहे हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो का हम एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए वो कार्ड देते हैं, तो कार्ड देते हैं, ठीक है, उस टाइम पे उनको पता नहीं होता कि ये पर्सन इसे कहाँ कहाँ जाएगा या कौन कौन से रूट पे जर्नी करेगा। तो हमें नहीं पता कि कौन कौन से रूट पे जाएगा, कुछ भी नहीं पता हमें। तो उस केस में बोला गया है कि जो रिसिपिएंट है रजिस्टर्ड है तो बात ही खत्म, रिसिपिएंट है तो बात ही खत्म, जो उसका लोकेशन आएगा रिसिपिएंट का वो आ जाएगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो हम देखेंगे क्या उसका एड्रेस, अगर एड्रेस अवेलेबल है इन द रिकॉर्ड्स, अगर है तो लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या देखना है? पैसेंजर सर्विसेज के केस में अगर जो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है उसके पास, तो उसका जो रिसिपिएंट है उसका लोकेशन हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में हम देखेंगे कि उसने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, जहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहा है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। इन केस अगर फ्यूचर यूज़ के लिए राइट दिया है, फ्यूचर यूज़ के लिए, और हमें नहीं पता कि कहाँ से चढ़ेगा कहाँ उतरेगा, कुछ पता नहीं हमें, जैसे दिल्ली मेट्रो का कार्ड का एग्जांपल दिया मैंने, तो इस केस में हम देखेंगे अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में देखेंगे क्या उसका एड्रेस हमारे पास है। अगर एड्रेस है तो वो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा रिसिपेंट का, और अगर एड्रेस नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके ओके सर।
The return journey is treated as a separate journey even if the ticket for onward and return journey are issued at the same time. जो रिटर्न जर्नी है, यहाँ से गए फिर वहाँ से वापस आए, दोनों का टिकट एक साथ बुक कर लिया, तो दोनों जर्नी हमारी अलग अलग है, दोनों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ओके सर, चलिए। एग्जाम्पल 31, मिस्टर अमर रजिस्टर्ड पर्सन इन न्यू दिल्ली। ओके, मिस्टर अमर रजिस्टर्ड है दिल्ली में। ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर इन एयर जेट फ्लाइट। मुंबई से बैंगलोर गए एयर जेट फ्लाइट के अंदर। मिस्टर अमर हैज बॉट द टिकट फॉर द जर्नी फ्रॉम एयर जेट ऑफिस रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, न्यू दिल्ली हो जाएगा इस केस में। एग्जाम्पल 32, मिस्टर सुब्रमण्यम अनरजिस्टर्ड पर्सन इन चेन्नई। मिस्टर सुब्रमण्यम चेन्नई में है जो कि अनरजिस्टर्ड है। हैज़ कम टू दिल्ली ऑन वेकेशन, वो दिल्ली आए हैं वेकेशन पे, छुट्टी मनाने। ही बाइज प्रीपेड दिल्ली मेट्रो कार्ड फ्रॉम दिल्ली मेट्रो न्यू दिल्ली फॉर हैसल फ्री कम्यूट इन अ नेशनल कैपिटल रीजन। अब दिल्ली मेट्रो में आपका कॉइन भी मिलता है, टोकन। आजकल तो आपका पेपर बेस्ड हो गया है, बारकोड के थ्रू एंट्री होती है। तो उन्होंने क्या किया कि मेट्रो कार्ड खरीद लिया, तो बार बार कौन रिचार्ज कराता रहेगा, एक बार खरीदो और ट्रैवल करेंगे। तो उन्होंने खरीद लिया ताकि ये आराम से घूम पाए। रिसिपेंट बीइंग अनरजिस्टर्ड, तो वो अनरजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या उनका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, मतलब दिल्ली मेट्रो के पास उनका एड्रेस अवेलेबल है। अगर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई निकल के आएगी, और नहीं है तो दिल्ली निकल के आएगी। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। एग्जाम्पल 33, मिस्टर श्याम अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन गुरुग्राम। मिस्टर श्याम है अनरजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी नंबर नहीं है उनके पास, और वो गुरुग्राम में है, हरियाणा। बुक्स a two-way air journey ticket from New Delhi to Mumbai on 5th December. He leaves New Delhi on 10th December in late night flight and land in a Mumbai on the next day. He leave Mumbai on 14th December in a morning flight and land in New Delhi in the same day. The return journey is treated as a separate journey. क्या किया इन्होंने, टिकट कराई दिल्ली से मुंबई और मुंबई से मुंबई से दिल्ली। ठीक है। ठीक है सर। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में क्या देखना है सर, देखना है कि अगर रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, अदरवाइज जहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। तो इस केस में दोनों अलग अलग जर्नी है, ये जो जा रहे हैं और ये रिटर्न जर्नी दोनों सेपरेट जर्नी है। तो इस केस में हमारा दिल्ली निकल के आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और इस केस में मुंबई निकल के आएगा जहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। ओके सर। एग्जाम्पल ऑफ इशू ऑफ राइट to passage for future use, point of boarding not known at the time of right of issue of right. For example, example 34, an airline may issue seasonal ticket containing say 10 voucher which could be used for travel between any two location in the country. मान लीजिए कोई एयरलाइन है, वो वाउचर इशू कर रही है, आप खरीद सकते हो, और जो जो प्लेसेस दे रखे हैं वहाँ पे आप घूम सकते हो। अब एयरलाइन को तो पता नहीं है कि आप कहाँ घूमोगे, उन्होंने बता दिया कि आप यहाँ इन इन जगह पे घूम सकते हो, लेकिन कहाँ पे घूमोगे उसको तो नहीं पता। हाँ सर। तो तो उस केस में अगर रजिस्टर्ड है पर्सन, पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन बन जाएगा। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो देखेंगे क्या उसका एड्रेस अवेलेबल है हमारे पास, एड्रेस अवेलेबल है। अगर एड्रेस अवेलेबल है तो वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अदरवाइज प्लेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। Example 35, the card issued by New Delhi Metro could be used by a person located in a Noida or New Delhi or Faridabad without the New Delhi Metro card being able to distinguish the location of journey or at the time of receipt of payment. तो इन केसेस में क्या है,
क्या है, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपेंट का लोकेशन, अदरवाइज एड्रेस अवेलेबल है, एड्रेस अवेलेबल है तो एड्रेस देखेंगे, नहीं है तो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पकड़ लेंगे, उसका लोकेशन हम क्या बना देंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। ओके, ओके सर। चलिए, अगली सर्विस है हमारी सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, सेक्शन 12 सबसेक्शन 10। अब जैसे कोई जर्नी पे जा रहे हैं, कोई कन्वेंस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, मोटर कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, वेसल में जा रहे हैं, कहीं किसी भी कन्वेंस में जा रहे हैं। अब ड्यूरिंग द कन्वेंस, ठीक है, जब जर्नी जा रही है, हमारी जर्नी चल रही है, हम बीच में कोई सर्विस लेते हैं, मान लीजिए कोई मूवी देखने की सर्विस है, ठीक है, कोई मूवी देखने की सर्विस, हमने बोला कि मुझे ये मूवी देखनी है, मैंने पेमेंट करी और मूवी देखने लग गया। तो अब इस केस में दिक्कत आएगी कि हमें पता नहीं चलेगा कि कंटिन्यूस जर्नी में कि हमने आखिर सर्विस कहाँ पे ली, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ निकालेंगे। तो इसके लिए बोला गया है सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, कन्वेंस इंक्लूड वेसल, वेसल माने शिप, शिप हो सकती है, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगा, लोकेशन इज द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ट्रेन है जो कि पटना से दिल्ली आती है। कहाँ से आती है, पटना से दिल्ली आती है। पटना कहाँ पे है, बिहार में है। तो बीच में वो कानपुर भी रुकती है, तो कानपुर में एक पर्सन इसके ऊपर चढ़े, इनकी ट्रेन कानपुर से थी, वो कानपुर में ट्रेन में बोर्ड कर लिया उन्होंने। अब ड्यूरिंग दैट पीरियड कानपुर से दिल्ली में उन्होंने कोई सर्विस अवेल करी, तो इस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इसके लिए बोला गया है कि हमें देखना है जो कन्वेंस है, इस केस में हमारा कन्वेंस क्या है, ट्रेन है, कुछ भी हो सकता है आपका, वैसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर कार। तो इसमें देखना है कि हमारा फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर मतलब जहां से वो बन के चल रही है, डिपार्चर पॉइंट क्या है। तो ये ट्रेन कहाँ से बन के चल रही है हमारी, सर पटना से बन के चल रही है। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट क्या है, पटना है। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन के आएगा, पटना बन जाएगा। सेम मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, कोई एयरक्राफ्ट है जो कि पहले आपका लखनऊ जाता है, लखनऊ से बन के चलता है, फिर दिल्ली रुकेगा, फिर जयपुर जाता है। तो तो इस केस में हमारा फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट क्या आएगा, सर लखनऊ आएगा। तो लखनऊ हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, इन केस अगर कोई सर्विसेज अवेल की जा रही है ड्यूरिंग द जर्नी इन द कन्वेंस। ओके, ओके सर। तो हमें क्या देखना है, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट। ओके सर। एग्जाम्पल 36, मिस्टर रेदान इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन अ एयरजेट फ्लाइट। ठीक है, मुंबई से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। ही डिजायर टू वॉच अ इंग्लिश मूवी ड्यूरिंग द जर्नी बाई मेकिंग नेसेसरी पेमेंट। तो उनका अब बैठ के वो बोर हो रहे थे एरोप्लेन में कि अब क्या करूं मैं, ऊपर बादल ही देख रहे हैं मुझे। तो उन्होंने कहा कि चलो मूवी देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे मूवी देखनी है क्रू मेंबर से। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। उन्होंने पेमेंट करी और मूवी देखी। तो उन्होंने जो सर्विस अवेल करी है ड्यूरिंग द जर्नी, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ से वो एरोप्लेन चला है। फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ जर्नी क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। सर्विस है हमारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जो मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनका आखिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा। तो इसमें देखिए, जहाँ पे हमारा फिक्स लाइन है, जैसे हमारे घर पे टेलीफोन लगाया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हमें पता है जहाँ पे इंस्टॉल होगा वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। ठीक है, ब्रॉडबैंड हमारे घर पे लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ पे वो इंस्टॉल हो रहा है ब्रॉडबैंड या फिर टेलीफोन,
वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिक्स टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट, इंटरनेट बेस्ड सर्किट, केबल एंड डिश एंटीना, जहाँ पे भी वायर से जा रहा है, जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन है इंटरनेट सर्विसेज। अब पोस्ट पेड और प्रीपेड दो सिम आते हैं हमारे। पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले आप यूज़ करो, उसके बाद आपका बिल आएगा घर पे। तो पोस्ट पेड में जनरली एड्रेस होता है, जनरली एड्रेस होता है। तो उस केस में लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज इफ द एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। जनरली पोस्ट पेड सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज में एड्रेस अवेलेबल होता है, तभी तो वो लगाएंगे। पोस्ट पेड तभी मिलता है जब आप उनको एड्रेस प्रूफ देते हो। तो इसमें बोला गया है कि अगर एड्रेस है तो वो एड्रेस हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा रिसिपिएंट का। अदरवाइज अगर एड्रेस नहीं है तो जो लोकेशन है सप्लायर की वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट सर्विसेज एंड डीटीएच सर्विसेज, जहाँ पे हम पहले रिचार्ज कर रहे हैं। प्रीपेड का क्या मतलब है, पहले हम रिचार्ज कर रहे हैं फिर यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में जैसे डीटीएच का हो गया आपका, टाटा स्काई वगैरह, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन ये, तो इस केस में बोला गया है जो सेलिंग एजेंट है जहाँ से हम खरीद के लाए हैं, जहाँ से वो हम खरीद के लाए सिम या फिर डीटीएच जहाँ से ले रहे हैं, तो उनका जो एड्रेस है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, जो सेलिंग एजेंट है, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, वो हमारा क्या बन जाएगा, उनका एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे प्रीपेड रिचार्ज की बात हो रही है, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट सर्विसेज एंड डीटीएच की बात हो रही है। Services provided through a selling agent, reseller, distributor of subscribe identity module card and recharge voucher। कोई रिचार्ज वाउचर वगैरह चार्ज, जैसे पहले क्या होता था, अभी तो सब मोबाइल से ही हो जाता है। पहले कूपन आते थे 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, उसको स्क्रैच करके फिर नम कोड डालते थे तो मोबाइल रिचार्ज होता था। तो जहाँ से हम परचेज कर रहे हो कूपन, रिचार्ज कार्ड, तो वो जहाँ पे जो सेल कर रहा है, ठीक है, वो सेलर का एड्रेस ही हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, लोकेशन वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड और वाउचर आर सोल्ड, जहाँ पे वाउचर सोल्ड हो रहा है वो हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। प्रीपेड सर्विसेज, द पेमेंट ऑफ विच इज मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, जहाँ पे हम मोबाइल से रिचार्ज करा रहे हैं या ऑनलाइन बैंक से रिचार्ज करा रहे हैं, वहाँ पे उस केस में अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास हमारा एड्रेस है, रिसिपिएंट का एड्रेस है, तो वो एड्रेस हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। और अदर केसेस जो इन केसेस में फॉल नहीं करेगा, इसके अलावा एड्रेस अवेलेबल है रिसिपिएंट का तो वो हो जाएगा, नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ओके सर। चलिए, एग्जाम्पल 37, मिस्टर श्याम समुद्र गुप्ता कोलकाता गेट अ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल एट हिज होम इन कोलकाता फ्रॉम स्काई बेल लिमिटेड। तो मिस्टर एस है, ठीक है, ये इन्होंने कोलकाता में है, कोलकाता में इन्होंने अपने घर में क्या लगाया है, लैंडलाइन लगाया है, लैंडलाइन फ़ोन लगाया है। तो जब वो कंपनी लगाने आएगी तो उसके पास एड्रेस तो होगा ही, हाँ सर एड्रेस तो होगा ही। तो इस केस में जो ये एड्रेस होगा वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, मतलब कोलकाता। ओके, ओके, जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है वो फ़ोन। एग्जाम्पल 38, मिस्टर राजकुमार मुंबई गेट अ DTH इंस्टॉल इट एट हिज होम इन हिज विलेज इन उत्तर प्रदेश फॉर RT लिमिटेड। तो DTH अपने घर पे इंस्टॉल करवा रहे हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर DTH इज इंस्टॉल्ड, जहाँ पे DTH इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर।
39. Mr. Sastri Mumbai take a postpaid mobile connection in a Mumbai from Bluebell Limited and give his resident address at Mumbai as the address for billing with the supplier. The place of supply is the location of billing address of a recipient. पोस्टपेड में वैसे भी एड्रेस दिया ही जाता है, बिना एड्रेस प्रूफ के वो पोस्टपेड सर्विसेज देंगे नहीं. एग्जाम्पल 40. मिस्टर जॉर्ज न्यू दिल्ली गेट्स हिज पोस्टपेड मोबाइल बिलिंग एड्रेस न्यू दिल्ली पेड ऑनलाइन फ्रॉम गोवा. पोस्टपेड मोबाइल का था बिल, उन्होंने गोवा में जाके पे किया, तो उससे क्या मतलब है? बिलिंग एड्रेस तो है ही उनके पास, क्या होगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. एग्जाम्पल 41. मिस्टर झुमरू पुणे परचेज अ प्रीपेड कार्ड फ्रॉम अ सेलिंग एजेंट इन मुंबई. द प्लेस ऑफ सप्लाई, अब मुंबई में इन्होंने प्रीपेड कार्ड लिया, तो अब इस केस में कुछ और तो है नहीं, तो जो बेच रहा है, जो सेलिंग एजेंट है, उसी का ही लोग जो एड्रेस है वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. तो एजेंट ऑफ रीसेलर मुंबई हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. एग्जाम्पल 42. मिस्टर फ्रेडी पोंडुचेरी गेट्स अ प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप इन चेन्नई. दुकान पे जाके वो अपना मोबाइल रिचार्ज करा दें. द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर सच प्रीपेड इज प्री पेमेंट इज रिसिव्ड. चेन्नई, दुकान पे जाके अपना मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं, तो जहाँ पे जाके रिचार्ज करवा रहे हैं वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. ओके. ओके सर. उसके बाद कई बार क्या होता है, जो सर्किट होता है, लीज सर्किट होता है, वो मोर देन वन स्टेट या यूटी होता है. तो उस केस में अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई कितना कौन से स्टेट में निकलेगा. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में बोला गया है कि हम देखेंगे कि जो लीज सर्किट है, अगर इन केस दो सर्किट है उसमें, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दोनों अलग अलग स्टेट में है. ठीक है, दोनों अलग अलग, मान लीजिए ये दिल्ली में है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके यूपी में बिछाया गया, यूपी तक दोनों ऑफिस में. तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई 1/1 हो जाएगा दोनों जगह. ठीक है. ठीक है सर. मान लीजिए पॉइंट 2 की जगह 3 है, दिल्ली, यूपी और बिहार, 3 सर्किट पॉइंट है इसमें. तो इस केस में 1:1:1 सर्विस प्रोवाइडेड मान लिया जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, यूपी, बिहार निकल के आएगा. ओके. ओके सर. अगली सर्विस है हमारी फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज. फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग की सर्विसेज है हमारी, फाइनेंशियल, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज है. तो इन केस में बोला गया है कि अगर लोकेशन हमें रिकॉर्ड में पता है कि क्या एड्रेस है रिसिपिएंट का एड्रेस अगर अवेलेबल है, सप्लायर के पास एड्रेस अवेलेबल है, रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, तो वो एड्रेस हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. अदरवाइज जो सप्लायर का एड्रेस होगा वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. द प्लेस ऑफ सप्लाई of a banking and other financial services, including stock broking services to any person, is a location of recipient of services in the record of supplier of services. जैसे कि आजकल मान लीजिए हमारा बैंक है कोई, ठीक है, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, तो उसके पास तो मेरा एड्रेस होगा ही. हाँ सर. अब मान लीजिए मुझे एक डीडी बनवाना है, ठीक है, एक डीडी बनवाना है, तो मेरे बगल में जो बैंक है सबसे पास, उसके पास चला गया और मेरा अकाउंट उसके पास नहीं है, मेरी डिटेल्स उसके पास नहीं है. तो उस केस में जो बैंक का एड्रेस है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है, वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. ठीक है. तो अगर बैंक मेरा है, मेरा अकाउंट है, तो उसके पास मेरा एड्रेस होगा, एड्रेस है, तो फिर मेरा जो एड्रेस है रिसिपिएंट का, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा. और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है बैंक के पास,
अवेलेबल नहीं है, उस केस में जो बैंक का एड्रेस है वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन इज द लोकेशन ऑफ recipient of services in the record of supplier of services. However, if the location of recipient of service is not available in the record of supplier, अगर हमारा एड्रेस अवेलेबल नहीं है बैंक के पास या स्टॉक ब्रोकिंग के पास, तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके जी सर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 45, मिस्टर देवदास चेन्नई बाइज शेयर्स फ्रॉम अ ब्रोकर इन बीएसई मुंबई। देवदास है, उन्होंने चेन्नई जो कि चेन्नई में है, उन्होंने कुछ शेयर खरीदे ब्रोकर से जो कि मुंबई में है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। अगर स्टॉक ब्रोकर के पास इनका एड्रेस होगा, अगर है तो चेन्नई, नहीं है तो मुंबई। एग्जाम्पल 46, मिस्टर आर्यन न्यू दिल्ली withdraw money from Best Bank's ATM in Amritsar. Mr. Aryant has crossed his limit of free ATM withdrawal. Very good. The place of supply is the location of recipient of services in the record of supplier, New Delhi. ठीक है। अरियंत क्या करते हैं, दिल्ली के हैं, अमृतसर में जाके बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो अब क्या है कि एटीएम 5 बार शायद लिमिट होती है, 5 बार एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट होती है कि 5 बार निकालोगे तो कोई चार्ज नहीं लगता। 5 बार से ज़्यादा निकालते हैं तो उस केस में फीस लगती है उसके ऊपर, एटीएम से पैसा निकालने पे। तो इन्होंने निकाल लिया, अब उस पर चार्ज लगा कुछ। तो इस केस में बैंक के पास इनका एड्रेस अवेलेबल है जो कि पता है कि न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। ओके ओके सर। एग्जाम्पल 47, मिस्टर ऋषभ फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश विजिट अ बैंक रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली टू गेट अ डिमांड ड्राफ्ट मेड। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक के पास गए। मिस्टर ऋषभ डोंट हैव एनी अकाउंट विद द सेड बैंक। अब जिस बैंक के पास वो अपना डीडी बनवाने गए हैं, उस बैंक में उनका अकाउंट नहीं है, बैंक में अकाउंट नहीं है। Therefore, since the location of recipient is not available, तो जो बैंक का ही एड्रेस होगा, location of supplier will be the place of supply. The place of supply is the location of supplier of services, that is New Delhi. Okay? Okay sir. चलिए अब आगे चलते हैं। अगली सर्विस है हमारी इंश्योरेंस सर्विस। अगली सर्विस है हमारी इंश्योरेंस सर्विस, सेक्शन 12 सबसेक्शन 13। इसमें बोला गया है कि जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, इसमें हमें चेक करना है जो रिसिपेंट है क्या वो रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या बन जाएगा हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और इन केस रिसिपिएंट हमारा अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में एड्रेस इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। जो रिसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। और अगर अगर अनरजिस्टर्ड है रिसिपिएंट तो उस केस में एड्रेस जो कि अवेलेबल है इंश्योरेंस कंपनी के पास। और इंश्योरेंस कंपनी के पास हमेशा आपका एड्रेस अवेलेबल रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी वालों को हमारे बारे में हमसे ज़्यादा उनको पता होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास हमेशा हमारा एड्रेस रहता है, ठीक है। ठीक है सर। तो अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर अनरजिस्टर्ड है रिसिपिएंट, जीएसटी नंबर नहीं है, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में एड्रेस होगा वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर। एग्जाम्पल 48, मिस्टर शांताराम CEO of Shaurya Limited Mumbai, a company registered in Maharashtra, buys insurance cover for inventory stored in Mumbai's company's factory located at Mumbai from Excellent Insurance Chennai, registered in Tamil Nadu. द प्लेस ऑफ सप्लाई, पहले देखते हैं क्या ये रजिस्टर्ड है। हाँ सर रजिस्टर्ड है। कहाँ पे,
महाराष्ट्र में, ठीक है, रजिस्टर्ड है, तो कहाँ के लिए ले रहा है, मुंबई के लिए, तो मुंबई हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एग्जाम्पल 49, मिस्टर बारबी अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता गोज टू हर नेटिव प्लेस पटना। मिस्टर बारबी मिस बारबी हैं अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता, वो अपने नेटिव प्लेस जो गांव है वहां पे गई पटना में, बिहार, एंड बाई अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर फादर, हर पेरेंट्स देयर फ्रॉम सेफ इंश्योरेंस। वहाँ पे जाके उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल पॉलिसी ली कुछ पटना में, जो कि रजिस्टर्ड है पटना में। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। तो अब जब इंश्योरेंस ले रहे तो एड्रेस प्रोवाइड करेंगी, कहाँ का एड्रेस होगा, पटना का, तो पटना ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन के चलेगा। ओके जी सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अगली सर्विस है हमारी एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट। अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, जिसका सेक्शन है सेक्शन 12 सब सेक्शन 14। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेटरी बॉडी, लोकल अथॉरिटी मीन फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरी आइडेंटिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ईच ऑफ सच स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड, रन, प्लेड, डिसमिट। जहाँ जहाँ जिस स्टेट में एडवर्टाइजमेंट हुआ है वो सारा प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा निकल के आएगा। ओके, ओके सर। तो कुछ टाइप के एडवर्टाइजमेंट है और उन केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ओके, मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं है फिर कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रपोर्शनेट वैल्यू क्या लेंगे सर्विसेज की। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन। अगर न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उस केस में हम देखेंगे कि कितना अमाउंट पेबल है हर स्टेट में हर एडिशन में, ठीक है, एडिशन वाइज चलेंगे, उस स्टेट में कितने एडिशन में एडवर्टाइजमेंट किया है और कितना अमाउंट पेबल है, ओके, हर स्टेट में, तो एडिशन वाइज हम निकाल के चलेंगे। एडवर्टाइजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्फलेट, लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर, टी शर्ट। अब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं टी शर्ट के थ्रू, डायरीज बंटवा दी, पैम्फलेट, इन सब के थ्रू हो रहा है, तो उस केस में कितना मटेरियल हमने किस स्टेट में कितना बांटा है उस हिसाब से हम प्रपोर्शनेट वैल्यू निकाल के चलेंगे। मान लीजिए टोटल 1000 टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट हुई किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसमें से 500 आपकी दिल्ली में यूज़ हुई, 500 आपकी यूपी में यूज़ हुई, तो हमारा प्रपोर्शनेट क्या निकल के आएगा, 1/1। जो भी अमाउंट निकल के आएगा उसका 50% दिल्ली और 50% यूपी हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इन होर्डिंग होर्डिंग क्या होते हैं, जो आपने देखा होंगे बैनर वगैरह लगे होते हैं, तो अगर होर्डिंग के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो हम देखेंगे कि कितना अमाउंट पे करना है होर्डिंग के लिए हर स्टेट में, उस हिसाब से हम प्रपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेंगे, प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज निकाल लेंगे। अमाउंट पेबल फॉर द होर्डिंग लोकेटेड इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी। एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रेन, अगर ट्रेन में कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो सर रेलवे ट्रैक के हिसाब से निकालेंगे कि उस स्टेट में उस, जैसे मान लीजिए यूपी है, बिहार है, ठीक है, तो इनके बीच से ट्रैक जा रही है, रेलवे लाइन जा रही है, हाँ सर, तो इसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 100 किलोमीटर है और यहाँ पे आपका 50 किलोमीटर मान लीजिए, तो लेंथ के हिसाब से हम निकाल लेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी हो रही है अगर ट्रेन में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो। ओके, ओके सर। एडवर्टाइजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी ऑफ बिल ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज। आजकल क्या हो रहा है, जब मान लीजिए हमारे घर पे सिलेंडर आता है तो जो उनका बिल होता है देखिएगा नीचे
जो बिल के पीछे है उसके पीछे कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इस केस में कैसे निकलेंगे कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई किस स्टेट में कितनी दी गई। तो बोला गया है कि जो डीलर्स हैं उनके पास कंज्यूमर के एड्रेसेस हैं। हाँ सर। तो कितने कंज्यूमर किस स्टेट में है, कितने कंज्यूमर किस स्टेट में है, उसके बेसिस पे आप प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालो। उसके हिसाब से आप प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालो और वो हमारा उस वैल्यू के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन के चलेगा। अमाउंट पेबल टू ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑन बिल pertaining टू कंज्यूमर हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच ऑफ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ओके। ओके सर। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेलवे ट्रैक, सॉरी रेलवे टिकट्स। जो रेलवे टिकट है उसके पीछे भी आजकल एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो उस केस में बोला गया है कि जिन जिन स्टेट में है उन स्टेट में कितने रेलवे स्टेशन है, उसके हिसाब से आप प्रपोर्शनेट वैल्यू निकाल लो। उसके हिसाब से आप प्रपोर्शनेट वैल्यू निकाल लो रेलवे स्टेशन के बेसिस पे, कितने स्टेट के लिए वो एडवर्टाइजमेंट है और उन स्टेट में कितने रेलवे स्टेशन आ रहे हैं उनके बेसिस पे प्रपोर्शनेट वैल्यू आप निकाल लो। ओके। ओके सर। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो स्टेशन। तो रेडियो स्टेशन के केस में रेडियो स्टेशन के केस में अगर रेडियो स्टेशन के थ्रू हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उस केस में देखना है कि ब्रॉडकास्टिंग कौन कौन से स्टेट में हो रही है और कितना कितना हो रहा है। ठीक है। कौन कौन से स्टेट के लिए ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसके हिसाब से हम इसमें प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल लेंगे। ओके। ओके सर। अगली है हमारी एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ऑन टेलीविजन चैनल तो उस केस में हम प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए व्यूवरशिप आती है कि उस स्टेट में कितने लोग वो चैनल देख रहे हैं, वो चैनल कितने लोग देख रहे हैं। तो व्यूवरशिप के हिसाब से हम निकाल लेंगे, हर स्टेट का व्यूवरशिप देख लेंगे कितना कितना है, उसके हिसाब से हम प्रपोर्शनेट कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो व्यूवरशिप है जो व्यूवरशिप है वो दो स्टेट का एक साथ दे दिया जाता है, जैसे कि यूपी एंड उत्तराखंड का व्यूवरशिप एक साथ दे दिया। तो इस केस में कैसे करेंगे सर, हमें तो स्टेट वाइज व्यूवरशिप निकालनी है। तो इस केस में हम पॉपुलेशन देखेंगे कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी है और उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है। तो व्यूवरशिप को हम पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास स्टेट वाइज व्यूवरशिप होना चाहिए और उस व्यूवरशिप के प्रपोर्शन में हम सर्विसेज को निकालेंगे और जितनी भी वैल्यू निकल के आएगी हम मानेंगे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट में है अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट्स व्यूवरशिप। ओके। ओके सर। फिर एडवर्टाइजमेंट इन सिनेमा हॉल। अगर सिनेमा हॉल में एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उस केस में हम देखेंगे किस स्टेट में कितने सिनेमा हॉल्स हैं या फिर कितने स्क्रीन्स हैं। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो स्क्रीन लिखा होता है ना कि स्क्रीन 1 2 3 हमारी मूवी कौन सा स्क्रीन में लगी हुई है। तो उसके बेसिस पे हम हर स्टेट का सिनेमा हॉल या स्क्रीन कितने हैं उसके हिसाब से हम प्रपोर्शनेट वैल्यू निकाल के चलेंगे। ओके। ओके सर। एडवर्टाइजमेंट और इंटरनेट। इंटरनेट के केस में हम देखेंगे कि कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं हर स्टेट में। एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उस केस में देखेंगे कि इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने हैं उस स्टेट में। ठीक है। जितने सब्सक्राइबर मान लीजिए यूपी में आपके मान लीजिए 5 करोड़ सब्सक्राइबर है और दिल्ली में 1 करोड़ सब्सक्राइबर है मान लीजिए। ठीक है। तो इन रेशो में हम जो भी एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है उसको इस रेशो में हम बांट देंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर ये कैसे पता चलेगा कि इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने हैं। तो जो एक अथॉरिटी होती है इनकी, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हर क्वार्टर में
फिगर निकाल के देती है कि कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर है किस स्टेट में। तो जो लास्ट क्वार्टर का होगा उसके लास्ट क्वार्टर की हमें फिगर लेनी है इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की। ठीक है, ठीक है सर। कई बार क्या होता है कि दो स्टेट का एक साथ फिगर दे देता है। तो उस केस में कैसे करना है, जैसे व्यूवरशिप का हमने पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग किया, सेम अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट का एक साथ इसने इंटरनेट प्रोवाइडर बता दिया कि यूपी बिहार और झारखंड का मिला के इतने सब्सक्राइबर है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट वाइज हम इंटरनेट सब्सक्राइबर्स को प्रपोर्शनेट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रपोर्शनेट वैल्यू निकाल के चलेंगे। ओके, ओके सर। एडवर्टाइजमेंट थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे इंटरनेट के ऊपर कर रहे थे, अभी इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो उस केस में स्टेट वाइज टेलीकॉम सब्सक्राइबर जो होंगे, टेलीकॉम सब्सक्राइबर होंगे, उसके हिसाब से हम प्रपोर्शनेट वैल्यू निकाल लेंगे। और इन केस एक से ज़्यादा स्टेट का एक साथ दे दिया टेलीकम्युनिकेशन सब्सक्राइबर, तो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको अलग कर लेंगे हम लोग। ओके, ओके सर। सेम हमारा एडवर्टाइजमेंट थ्रू एसएमएस के केस में भी करके चलेंगे। कितने टेलीकॉम सब्सक्राइबर है उस स्टेट में उसके हिसाब से निकालेंगे, और अगर एक से ज़्यादा स्टेट का टेलीकॉम सब्सक्राइबर का एक साथ दे दिया फिगर, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम उनको अलग अलग कर लेंगे, फिर वैल्यू ऑफ प्रपोर्शनेट सर्विसेज निकाल के चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जो कि बताता है इंटर स्टेट सप्लाई होती क्या है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर स्टार्ट किया था। जस्ट एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, supply of goods where the location of supplier and the place of supply are in two different state, two different union territory, and state and union territory shall be treated as supply of goods in the course of interstate trade and commerce। तो इसमें वही बोला गया है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है, डिफरेंट स्टेट में है, ठीक है, डिफरेंट यूटीज में है, और एक स्टेट में है दूसरा यूटी में है। तो इस केस में जो सप्लाई होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स को हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बोल के चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। फिर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर आर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे ही हमारा इंट्रा है कि इंटर है, ये निकल के आता है। तो सप्लाई के केस में भी अगर दोनों डिफरेंट स्टेट में है, दोनों डिफरेंट यूटीज में है, यूनियन टेरिटरीज में है, एक स्टेट में है एक यूनियन टेरिटरी में है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोल के चलेंगे। ओके, ओके सर, चलिए। उसके बाद बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया में, नॉट बीइंग अ इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर एल्सवेयर, जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है, जो कि लोकल सप्लाई नहीं है, विद इन स्टेट सप्लाई नहीं मानी हुई है, और वो कहीं कवर भी नहीं हो रही है, उसको भी हम इंटर स्टेट सप्लाई मान के चलेंगे। ओके, कोई ऐसी सप्लाई जो कि इंट्रा स्टेट में नहीं आ रही है, इंट्रा स्टेट में नहीं आ रही है, और वो कहीं और भी कवर नहीं हो रही, तो हम उस सप्लाई को भी क्या मान के चलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई मान के चलेंगे। ओके, ओके सर। उसके बाद सेक्शन 8 बताता है इंट्रा स्टेट क्या होता है। इंट्रा स्टेट क्या होता है, अगर विथ इन स्टेट सप्लाई हो रही है, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विथ इन स्टेट है, विथ इन यूटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल सप्लाई या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई बोल के चलेंगे। ओके, ओके सर। ये आपका गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है, एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि अगर जहाँ पे पर्सन के पास, पर्सन कौन, सिंगल पेन, ठीक है, उसके पास
दो स्टेट में अलग अलग जीएसटी नंबर है, एक दिल्ली में है, एक यूपी में है। ठीक है, तो ये दोनों दोनों जो ऑफिसेज हैं या फैक्ट्रीज हैं वो आपस में, इनको क्या बोलते हैं हम? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। तो सिंगल पेन पे अगर एक से ज़्यादा जीएसटी है तो वो दोनों आपस में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। और डिस्टिंक्ट पर्सन को हम एज अ सेपरेट एंटिटी कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अगर एक दिल्ली में है, एक यूपी में है, तो ये कोई आइटम अगर सप्लाई करती है दूसरे को, तो इसके ऊपर इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। कई बार क्या होता है, विथ इन स्टेट भी, विथ इन स्टेट या यूटी के अंदर भी जो पर्सन है वो एक से ज़्यादा जीएसटी ले सकता है, एक से ज़्यादा जीएसटी ले सकता है। तो अगर विथ इन स्टेट भी एक से ज़्यादा जीएसटी ले रखा है तो उनके बीच में जो भी आपस में ट्रांजेक्शन होंगे उस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि दोनों को हम सेपरेट मान रहे हैं। तो सिंपल सी एक चीज़ बात बात बता रहा हूँ आपको कि अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है आपको कि समझ में नहीं आ रहा कि जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर? जब भी जीएसटी नंबर चेंज होगा, जब भी जीएसटी नंबर चेंज होगा, उस पर आपका जीएसटी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जीएसटी जब भी चेंज होगा उसके उस केस में हमारा जीएसटी लगेगा ही लगेगा। ओके, ओके सर। एक्सप्लेनेशन टू, a person carrying on a business through a branch, agency or representation office in any territory shall be treated as having stabilized when in that territory। अगर कोई पर्सन थ्रू ब्रांच या फिर एजेंसी या कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस किसी टेरिटरी में उसने खोल रखा है तो उसको भी हम स्टेबलाइजमेंट मान। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जो कि बोलता है कि इन केस अगर हमने सप्लाई किया है टेरिटोरियल वाटर में, तो उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? टेरिटोरियल वाटर सर ये क्या होता है सर? जब हमने इंडिया की डेफिनेशन डिस्कस करी थी तो हमने देखा था कि जो लैंड पार्ट है वो तो इंडिया है ही, जो बेस लाइन है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर है, जो वाटर है वो, उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, और वो भी हमारा इंडिया का पार्ट होता है। तो इस केस में बोला है, मान लीजिए कोई सप्लाई यहाँ पे दी जा रही है टेरिटोरियल वाटर में, तो उस केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा? तो बोला गया है वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, मान लीजिए कोई सप्लायर अपनी सर्विसेज दे रहा है यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर में, तो उसकी लोकेशन क्या होगी? जहाँ पे वो रजिस्टर्ड होगा, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, ठीक है सर। और प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम देखेंगे जहाँ पे वो सप्लाई दे रहा है, जिस एरिया में, वहाँ से सबसे पास में कौन सा स्टेट पड़ रहा है, जौन सा स्टेट होगा वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। वहाँ से जो सबसे पास वाला स्टेट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कोई शिप खड़ा है, खराब हो गया है। ठीक है, शिप खराब हो गया है यहाँ पे इस जगह पे, तो एक मुंबई में सर्विस प्रोवाइडर है जो कि रिपेयर करता है, वो आके इसको शिप को रिपेयर करके चला जाता है। तो लोकेशन क्या होगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई। और जहाँ पे शिप खड़ा है वहाँ से सबसे पास में मुंबई ही है, तो मुंबई हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगी। लेकिन मान लीजिए जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, जो सप्लायर है वो दिल्ली का है, दिल्ली का है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई का निकल के आ रहा है, तो उस केस में हमारा क्या बनेगा? ये इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। चलिए अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ सर, क्वेश्चन एंड आंसर। इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव? जहाँ पे गुड्स में मूवमेंट है, तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहाँ पे हमारी डिलीवरी टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, जहाँ पे डिलीवरी टर्मिनेट होती है वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय अ सप्लायर टू अनदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन? जैसे बिल टू शिप टू पार्टी वाला एग्जांपल देखा था, जहाँ पे
थर्ड पर्सन बोल रहा था सप्लायर को कि आप डायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन को, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ए बोलता है इसको, बी को, कि आप डायरेक्टली सी को सप्लाई कर दो। तो बी इसके डायरेक्शन पे सामान इसको सप्लाई कर देता है। ये बिलिंग किसको करेगा? बिलिंग करेगा ए को। ठीक है, इस बी का सी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, तो ये बिलिंग करेगा इसको। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगी? थर्ड पर्सन का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो हमारा क्या बन के आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है जी सर। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। What is the place of supply where the goods or services are supplied on board a conveyance such as a vessel or aircraft, train or motor vehicle? इसमें पूछ रहा है कि कोई कन्वेंस पे कोई सामान या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए। तो गुड्स के केस में जहाँ से वो बोर्ड हो रहे हैं, ट्रेन में जहाँ से बोर्ड बोर्ड कर रहे हैं हम सामान को, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। और सर्विसेज के केस में फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर। The place of supply in relation to immovable property situated in India is the location of immovable property. Suppose a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple states. What will be the place of supply of construction services? तो इसमें बोला गया है कि वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो हमारा से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो लोकेशन होता है। लेकिन मान लीजिए कोई रोड बन रही है दिल्ली से मुंबई तक की, तो इस केस में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो हम इस केस में हम एरिया के हिसाब से, कितना एरिया रोड का किस स्टेट में पड़ रहा है उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। What would be the place of supply of services provided by a event management company for organizing a sporting event for a sports federation which is held in a multiple state? तो इवेंट ऑर्गेनाइज के केस में क्या देखेंगे? जहाँ पे डिफ एक से ज़्यादा स्टेट में हेल्ड किए जा रहे हैं। तो इन केस अन इवेंट अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस जो लोकेशन का है, अगर नहीं है तो जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो एड्रेस हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर अगर एक से ज़्यादा स्टेट में हो रहा है तो उस केस में जो हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके हिसाब से हम प्रपोर्शनेट करके निकाल लेंगे। ओके ओके सर। चलिए What is the place of supply of services by way of transportation of goods including a mail or courier where when both the supplier and recipient of services are located in India? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और मेल और कुरियर के केस में अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपेंट का एड्रेस और अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे हमने गुड्स हैंड ओवर किया है एजेंसी को वो प्लेस हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताइए? प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इन केस लोकेशन इंडिया से आउटसाइड आ रही है तो वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके ओके सर। What will be the place of supply of passenger transport services if a person travel from Mumbai to Delhi and back to Mumbai? तो अगर रजिस्टर्ड है रिसिपेंट तो लोकेशन और रिसिपिएंट, और अनरजिस्टर्ड है तो जो एम्बार्किंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जर्नी का, वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो दिल्ली हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, और मुंबई से दिल्ली आ रहा है तो मुंबई हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। दोनों अलग अलग जर्नी कंसिडर किया जाएगा। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन? तो इसमें जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन वाला है वो हम इसमें डाल देंगे कि अगर पोस्ट पेड है तो ये लेंगे, प्रीपेड होगा तो ये लेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ओके ओके सर। नाइन्थ क्वेश्चन। अ पर्सन फ्रॉम मुंबई goes to Kulu Manali and takes some services from ICICI Bank in Manali. What is the place of supply?
कुल्लू मनाली जाता है मुंबई से, और वहाँ पे आईसीआईसी बैंक में कुछ सर्विसेज लेता है। तो बैंकिंग के केस में, अगर बैंकिंग सर्विसेज के केस में अगर उसके पास एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जो लोकेशन ऑफ बैंक है, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10, an unregistered person from Gurugram travel by Air India flight from Mumbai to Delhi, okay, and gets his travel insurance done in Mumbai। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि गुरुग्राम से सॉरी मुंबई ट्रेवल बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गेट्स हिज ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई, और मुंबई में उसने अपना इंश्योरेंस करवाया है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। तो अगर रजिस्टर्ड है तो उसका रिसिपेंट का एड्रेस, और अनरजिस्टर्ड है तो जो उसका एड्रेस है जो इंश्योरेंस कंपनी के पास रिकॉर्ड में अवेलेबल है, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। तो ये था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके, या मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे भी उसको ज्वाइन करके आप उसमें अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, ओके सर। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।